नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। की शुरुआत करेंगे, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर, महंगाई के आंकड़े आ गए हैं। सीपीआई महंगाई के आंकड़े जरा आपको बता दें। महंगाई के मोर्चे पर खबर ये आई है कि महंगाई बढ़ी है। जी हां, सीपीआई महंगाई के जो आंकड़े इस वक्त आ रहे हैं वो बढ़कर आ रहे हैं 6.95% मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। ये 6.07% से बढ़कर मार्च में महंगाई के जो आंकड़े हैं वो 6.95% रहे, मतलब महंगाई बढ़ी है। खाद्य महंगाई दर 5.85% से बढ़कर 7.68%। जी हां, ये बड़ी बढ़ोतरी खाद्य महंगाई दर में आप देख पा रहे हैं। और ओवरऑल महंगाई के आंकड़े भी बढ़े हैं, खाद्य महंगाई के आंकड़े भी बढ़े हैं। और इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था 24 फरवरी से, उसके बाद मार्च के महीने में खाने पीने की चीज़ों के दाम भी बढ़े ग्लोबली, जिसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर भी दिखा है। ग्रामीण 6.38% से बढ़कर 7.66%। ये हम आपको मार्च महीने के मंथ ऑन मंथ बेसिस के आंकड़े बता रहे हैं। चलिए, इन आंकड़ों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र वाधवा साहब, प्रेसिडेंट हैं सीपीआई कमोडिटी पार्टिसिपेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। रवि दियोरा है कुमरजी ग्रुप के और राजीव कपूर हैं ट्रस्ट लाइन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। खबर यह है कि ट्रेडिंग का जो टाइमिंग है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो कमोडिटी मार्केट हो, चाहे वो बॉन्ड या करेंसी का मार्केट हो, सबकी टाइमिंग एक करने पर बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत बहुत शुरुआती दौर में है। आरबीआई और सेबी इस पूरे मामले को लेकर के विचार कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फिजिबल है, क्या ये हो सकता है और इसका फायदा क्या होगा अगर ये टाइमिंग एक हो जाए, या ग्राउंड पर इंप्लीमेंट होने में क्या कुछ दिक्कत आएगी, इस पर हम पहले बात करेंगे। वाधवा जी, पहला सवाल तो मेरा आपसे यही कि ये जो प्लानिंग, ये जो विचार, ये जो बातचीत चल रही है, आपको लगता है कि ये ठीक है, मार्केट रिफॉर्म की दिशा में एक अच्छा कदम होगा ये? धन्यवाद मृत्युंजय जी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट है फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स का कि वो देखें, दोनों मिलकर सलाह करें कि ये जो हमारे ट्रेडिंग है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में, क्या उसको सिंक्रोनाइज किया जा सकता है, उनका ट्रेडिंग पैटर्न और उनका सेटलमेंट पैटर्न जो है अलाइन किया जा सकता है। तो ये उसी दिशा में है। जो ये न्यूज है आरबीआई का जो टाइमिंग का चेंज करने का, ये मैं बताना चाहूंगा मृत्युंजय जी, जैसे प्री कोविड हमारा था 9 बजे से ये शाम को 5 बजे तक होता था। कोविड में ये सारे चेंज करे गए और ये 10 बजे से 3:30 बजे तक किया गया। तो ये उसी को अलाइन करने की, पहले प्री कोविड वाले जो टाइमिंग्स थे उसी को लाने की कोशिश की गई है, जिसमें उन्होंने टाइम जो है 9 बजे कर दिया है 18 तारीख से, जो करेंसी मार्केट के अंदर एप्लीकेबल होगा। वेयरएज जो क्लोजिंग है वो 3:30 ही रहेगा। अभी 5 बजे का टाइम नहीं करा। बाकी जो कमोडिटीज मार्केट की बात आपने करी है, तो जो मार्केट में मीडिया की रिपोर्ट थी और जो आ रहा था 2-3 दिन से कि ये अलाइन करने की कोशिश करी जा रही है, तो हमने अपना एप्रीहेंशन बताया है रेगुलेटर को भी और गवर्नमेंट को भी कि हमारी ये जो कमोडिटीज मार्केट है ये इंटरनेशनलाइज्ड है। इसमें कई कमोडिटीज हैं जो कि जिसमें रेफरेंस प्राइस है वो बाहर की मार्केट से आता है। तो हमारा जो अभी टाइमिंग है 11:30 बजे और 11:45 बजे का, जो डिफरेंट टाइम जोन में होता है, तो हम चाहते हैं कि वो वाला जो है वो इंटैक्ट रहे, उसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये मान के चल रहा था कि आप खुश होंगे, अभी रात में 11:30 बजे तक बैठना पड़ता है कमोडिटी के ट्रेडर को, ब्रोकर को, उससे राहत मिलेगी। आप तो कह रहे हैं सर कि ये जरूरत नहीं है। मैं भी ये मान के चल रहा था छुट्टी हो जाएगी जल्दी। जी छुट्टी तो हो जाएगी, लेकिन मृत्युंजय जी ये हमने देखा जैसे क्रूड में हुआ था, नेगेटिव जोन में चला गया था। वो क्या था, तब हम 6 बजे अपनी मार्केट बंद करते थे और सारा एक्शन जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो शाम को या रात को होता है। तो अगर ये हमारा एक कमोडिटी मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्लेटफॉर्म है हेजिंग का,
तो हेजिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमारी मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से खुलेंगी और बंद होंगी। ये भी तो सर होता है ना, इक्विटी मान लीजिए हम 3:30 बजे बंद होते हैं और सब मार्केट का अपना टाइमिंग है और उसका जो इम्पैक्ट दिखना होता है अगले दिन दिखता है, उसमें क्या दिक्कत है? सर ये एक्चुअली जो इक्विटी मार्केट है वो इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट के, ये है इंस्ट्रूमेंट प्राइस डिस्कवरी के और हेजिंग के, तो इसके अंदर बेसिक डिफरेंस है। हाँ डेफिनेटली आने वाले टाइम में इक्विटी के अंदर भी मेरे को लगता है जैसे हमारा SGX इंडिया में आ जाएगा और पूरी रात जैसे 12 बजे तक काम होगा, तो इक्विटी मार्केट के भी टाइमिंग्स कहीं आगे बढ़ेंगे और देखते हैं 5 बजे होता है या आगे पूरी 12 बजे तक जैसे हमारी कमोडिटी चलती है वो इक्विटी मार्केट भी चलती है इंडेक्सेस के लिए। अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं सर कि ट्रेडिंग आवर कमोडिटी का बड़ा लंबा है, मतलब सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक, और फिर मतलब आप सोचिए कि एक हेल्थ के लिहाज से भी जो कमोडिटी के ट्रेडर हैं, ब्रोकर हैं, उसके लिए थोड़ा सा ये टेंशन वाली बात है। देखिए दो राजीव जी और रवि देवरा जी अभी देख रहे हैं आपको, आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप कुछ वकालत कर, इन लोगों को भी रात रात तक कॉल देनी पड़ती है, कॉल अटेंड करनी पड़ती है क्लाइंट की, तो उसमें ठीक है आप कह रहे हैं कि अलाइन ना भी हो, लेकिन आपको लगता है कि टाइमिंग कुछ कम होनी चाहिए कमोडिटी की? ये मैं नहीं मानता कि टाइमिंग कम होनी चाहिए। डेफिनेटली ये एक व्यू रहा है बीच में कि हमारा 1 घंटे का या आधे घंटे का बीच में गैप दे दिया जाए, जबकि मार्केट में मूवमेंट्स नहीं होते, तो शाम को कहीं 5 बजे 5:30 बजे के करीब गैप दिया जाए जिससे मार्केट दोबारा खुले। ये अंडर कंसिडरेशन है और डिफरेंट फोरम पे इसकी बात होती रहती है, एक्सचेंजेस में, रेगुलेटर में, बट मेरे को लगता है टाइमिंग जो कमोडिटीज के हैं वो ठीक है, उसको फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कोई मतलब बिल्कुल दो टूक राय वाधवा जी की कि बिल्कुल टाइमिंग सही है, इसमें आप कह रहे हैं कि फेरबदल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एक खबर और आई है सर, खबर ये है कि कमोडिटी म्यूचुअल फंड स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है और इसमें रिस्क ओ मीटर लागू किया गया है, आप इससे अवेयर होंगे, और कमोडिटी कीमतों में 15 साल के उतार चढ़ाव के आधार पर इसे लागू किया जाएगा। और इसमें यह कहा गया कि कीमतों में 10% से कम उतार चढ़ाव मॉडरेट रिस्क कैटेगरी में आएगा, 10 से 15% का अगर उतार चढ़ाव होगा तो इसे हाई रिस्क माना जाएगा, और 15 से 20% की तेजी मंदी पर हाई रिस्क कैटेगरी, एक तो 10 से 15% वाली जो कैटेगरी है वो मॉडरेटली हाई रिस्क और 15 से 20% वाली कैटेगरी हाई रिस्क कैटेगरी मानी जाएगी। आपको लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी कमोडिटी के म्यूचुअल फंड में बढ़ेगी सर वाधवा जी? हाँ बिल्कुल लगता है, जैसे कि बाकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर है, जो इन्वेस्टर है उसको बताना बहुत जरूरी है कि उसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट में वो लगा रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर कितना बड़ा है। उसका जो सेबी ने पीछे लेकर आए थे कि उसमें पैरामीटर देंगे कि कितना उसके अंदर रिस्क है। अगर वो कमोडिटी के अंदर भी जैसे म्यूचुअल फंड आगे पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मार्केटें बढ़ेंगी, FPIs आएंगे, तो उसके अंदर रिस्क फैक्टर जो है उसका पैरामीटर बताना इन्वेस्टर को बहुत जरूरी है। ये अच्छा कदम है, हम वेलकम करते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा कदम है, आप इसको वेलकम करते हैं, तो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी वाधवा जी? नहीं, कुछ लगता नहीं, क्योंकि अभी जो इक्विटी मार्केट के म्यूचुअल फंड हैं उसके अंदर भी ये एप्लीकेबल है। इसके अंदर जो इन्होंने बोला है कि अगर वेरिएशन इससे ज्यादा और कम होगा, मॉडरेट और एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी वाले जो कमोडिटीज हैं उसमें ज्यादा उसके अंदर रिस्क फैक्टर दिखाएंगे तो कोई बुराई नहीं है। मतलब लेट द इन्वेस्टर बी अवेयर कि उसके अंदर जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिस्क कितना है। अच्छा ठीक है। एक तीसरी बात ये हुई है कि EGR के लिए फ्रेमवर्क तैयार हो गया है इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के लिए, और कहा जा रहा है कि स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज खोलने की दिशा में ये कदम तेज है, मतलब कदम आगे बढ़ रहा है। और इसमें यह कहा गया है कि M2M नुकसान कवर करने के लिए पर्याप्त लिक्विडिटी एसेट जमा होना जरूरी है, और लिक्विड एसेट में से कैश, FD, बैंक गारंटी कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है कि अब जो फ्रेमवर्क भी आ गया है तो बहुत वक्त नहीं लगेगा आप गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज आने में? बिल्कुल ठीक है जी, जैसा गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज में ऑपरेशनलाइज करने के लिए कई चीजें थी, इसको वोल्ट का जो मैकेनिज्म था, उसका जो प्रोसेस था वो पहले डिफाइन किया गया। अब ये मार्जिनिंग सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट जो है इसको इन्होंने क्लियर कर रहा है। ये कदम है ऑपरेशनलाइज करने का गोल्ड एक्सचेंज को, और हमारे को उम्मीद है ये जल्दी ही ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात और वाधवा जी, जो कि आप जुड़े हैं और आप CPI के प्रेसिडेंट हैं सर,
ये जो डिलिस्ट हुई थी कुछ कमोडिटी, मस्टर्ड, सोयाबीन, सोया ऑयल, चना, रिलिस्ट होने की कुछ बात चल रही है, आप लोगों ने कुछ इसके ऊपर प्रयास तेज किया है सर, कुछ अपडेट? अपडेट कुछ नया नहीं है, लेकिन हमने ये सबमिशन कहा था कि दिया था कि जो इन्होंने विड्रॉ करी थी कमोडिटीज, उसको इतना लंबा उसमें नहीं रखना चाहिए। गवर्नमेंट को जरूर सोचना चाहिए कि इसको रीइंट्रोड्यूस किया जाए। अगेन मैं पहले आपके प्रोग्राम में भी आया था मृत्युंजय जी, ये इंस्ट्रूमेंट है हेजिंग के। अगर हमने हेजिंग इंस्ट्रूमेंट हटा दिए मार्केट से तो जो वॉलेटिलिटी है मार्केट में, लोग हेज कहाँ कर पाएंगे। यही पर्पस था 2004 में जब ये कमोडिटी एक्सचेंजेस बने थे कि वहां कहीं ना कहीं हेजिंग हो। तो हमारा यही सबमिशन इसी तर्क पे रहा है गवर्नमेंट को और वेरियस अथॉरिटीज को, जो विड्रॉल हुई है कमोडिटीज उनको रीइंट्रोडक्शन करनी चाहिए। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि इसका कोई कोरिलेशन नहीं है इन्फ्लेशन से। या जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है इसका रीइंट्रोडक्शन जरूर होना चाहिए इन कमोडिटीज का। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी है। बहुत शुक्रिया वाधवा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में इन तमाम खबरों पर अपनी राय देने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर मौके बनेंगे। हमारे साथ दोनों एक्सपर्ट हैं, राजीव जी हैं, रवि जी हैं। तो राजीव जी, पहला सवाल आपसे गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, 52,500 के लेवल को मार्केट होल्ड भी कर रहा है, तो क्या माना जाए, गोल्ड में इस भाव पर बाइंग करना ठीक है? ट्रेडिंग के लिहाज से मैं पूछ रहा हूं आपसे। गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। जिस तरह से गोल्ड ने 52,000 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया कल से, मुझे लगता है एक महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर बाजार अब ट्रेड करना शुरू किया और इसमें बढ़ने की गुंजाइश है। 52,700 से लेकर 53,000 तक के भी स्तर गोल्ड छू सकता है। थोड़ा सा भी माइल्ड करेक्शन आए, अगर 52,400-500 के बीच में भी बाजार करेक्ट हो तो आई थिंक खरीदने का एक ट्रेड किया जा सकता है। 52,180 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 52,700 पहला टारगेट रख सकते हैं और 52,700 के ऊपर बाजार टिकता है तो 53,000 तक के भी स्तर जो है बाजार छूने का पोटेंशियल रखता है। अच्छा, ठीक है, आपकी भी यही राय है रवि जी गोल्ड के ऊपर? आपको भी लगता है कि गोल्ड में अभी तेजी कंटिन्यू रहेगी, बाइंग करनी चाहिए? जरूर से मृत्युंजय जी, लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी हमारे भी डेटा इन्फ्लेशन के नंबर निकल के आए तो और फंडामेंटल के साथ एक और फंडामेंटल जुड़ जाएगा, क्योंकि इससे रुपये में वीकनेस आएगी। जो इन्फ्लेशन 6.95% आया है तो ये उम्मीद से कई ज्यादा बढ़ के आया और आरबीआई ने जो टारगेट सेट किया था इन्फ्लेशन का उससे भी बढ़कर है। तो मुझे लग रहा है कि रुपये की वीकनेस का एक फैक्टर आपको ये फंडामेंटल पे जुड़ता हुआ दिखेगा। हालांकि अभी 6 बजे यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं तो तब थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी सोने चांदी दोनों में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कोई भी डीप आए तो गोल्ड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी 52,400 के करीब बाइंग के लिए बन रही है। स्टॉप लॉस 50,100 का लगा है। मुझे लग रहा है 53,080 तक के लेवल, 53,080 तक के लेवल आपको गोल्ड दिखा सकता है। वही मुझे लग रहा है कि चांदी थोड़ा आउट परफॉर्मर है, क्योंकि वहां पे जो चाइना में लॉकडाउन इशू हुए, मॉर्निंग में न्यूज निकल के आए तो चांदी को ये एक थोड़ा हैंगओवर बना हुआ था, बेस मेटल्स थोड़े साइलेंट थे, तो मुझे लग रहा है कि चांदी आउट परफॉर्मर रह सकता है। वहां पे 68,600 के टारगेट के लिए आप चांदी भी बाई कर सकते हैं। 67,200 का एक स्टॉप लॉस लगा के चले। और लास्ट क्वार्टर में देखे तो जो भी बड़ी कंपनियां जिसने चांदी के प्रोडक्शन के नंबर दिए उसमें 37 से 38% तक की गिरावट हमने देखी है और कोविड के बाद ये हाईएस्ट गिरावट है क्वार्टरली। तो मुझे लग रहा है कि ये सप्लाई का जो कंसर्न है वो आगे जाके चांदी को ज्यादा सपोर्ट कर सकता है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। और पहला सवाल है प्रहलाद का, चुरू राजस्थान से। पूछिए प्रहलाद जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, मौसम की भविष्यवाणी आई है सामान्य की, तो सर ये हाजिर में गुआर पड़ा है तो सर क्या करें, इसमें कितना मंदा लग रहा है सर? 2 महीने का बताएं। चलिए, आपने मौसम का जिक्र छेड़ा और ग्वार का, तो पहले मौसम का अपडेट जरा दे दें कि क्या आज स्काईमेट ने कहा है अपने अनुमान में। तो जो प्राइवेट वेदर एजेंसी है स्काईमेट, उसका अनुमान आज जारी हो गया है और उसमें ये कहा गया है कि इस सीजन में मतलब जून से सितंबर के बीच सामान्य बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी, ये अनुमान जारी किया गया है। और ये कहा गया है कि सामान्य बारिश होने की संभावना 65% है, मतलब सबसे ज्यादा है। कम बारिश की आशंका महज 25% है और ज्यादा बारिश की संभावना 10% है। तो अगर 65 और 10 को जोड़ दें आप तो 75% संभावना इस बात की है कि बारिश या तो अच्छी होगी या बहुत अच्छी होगी।
तो ये एक अच्छी बात है। जून के महीने के लिए 70% अनुमान जताया गया कि 70% संभावना है कि अच्छी बारिश होगी। मतलब जून, जुलाई, अगस्त इन 3 महीनों के लिए अच्छा अनुमान जताया गया है। सिर्फ चिंता जताई गई है सितंबर महीने में, जहां पर यह कहा गया है कि कम बारिश की आशंका ज्यादा रहेगी सितंबर के महीने में। तो लेकिन शुरुआती अनुमान है ये। और अब शुक्रवार को IMD यानी मौसम विभाग का भी अनुमान जारी होगा। उससे पहले आज स्काईमेट का अनुमान जारी हुआ है। तो मानसून के मोर्चे पर अच्छी खबर तो आई है, जो शुरुआती खबर आई है। हालांकि बाद में ये अपडेट भी होता है, लेकिन शुरुआती खबर जो पहला अनुमान है वो अच्छा अनुमान है बारिश के लिहाज से। तो अब जरा बताइए राजीव जी कि क्या इम्पैक्ट ग्वार के ऊपर? मृत्युंजय जी, थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा, बट मुझे लगता है ग्वार सीड अगर 6100 और 6200 के बीच में मिल जाता है दाम आने वाले 10-15 दिन में, तो खरीदना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, क्रूड ऑयल को लेके जो सप्लाईज को लेके जो कंसर्न रेज हो रहे हैं, फिर से क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आई थिंक ग्वार गम की फिर से मांग आ सकती है, विदेशी मांग, और उसका बेनिफिट जो है ग्वार सीड को मिल सकता है। तो मुझे लगता है जो भी करेक्शन आएगी बिकॉज ऑफ मानसून न्यूज, वो एक अच्छा मौका रहेगा खरीदने के लिए। खरीद के चलना चाहिए अगर 6100 और 6200 के बीच में मिलता है ग्वार सीड का भाव, और स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए 5900 रुपए का। ठीक है। कृष्णलाल हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त। पूछिए कृष्णलाल जी। मेरा सवाल कॉटन ग्वार पे था। ग्वार सर ने बता दिया, कॉटन पे बता दिया सर। कॉटन ग्वार आपके पास पड़ा है, ठीक है। और ग्वार में आप देखिए करीब करीब 40 रुपए की बढ़त है, 6327 का स्तर है। और कॉटन भी आपके पास है। और ग्वार पर अभी हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया ही, आपने सुना ही। अब कॉटन के दाम बहुत तेजी से गए हैं ऊपर। आज भी देखिए बहुत बड़ी तेजी आई है कॉटन में, जबरदस्त तेजी। 43,000 के भी कॉटन पार चला गया है। तो रवि जी बताएं सर, कॉटन में और तेजी बाकी है? जरूर से जो आज तेजी आई है उसका रिपोर्ट आपने राइटली पॉइंट आउट किया। स्काईमेट का जो वेदर रिपोर्ट था उसमें एक हिडन फैक्ट ये था कि गुजरात राजस्थान साइड जो बारिश है वो कम रहेगी। तो ये थोड़ा बेल्ट अच्छा है। एंड लास्ट जब हमने पंजाब एंड जो साउथ से कम अराइवल्स देखी, तब गुजरात के अराइवल्स थोड़ी बेटर रही थी। तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक अच्छा उछाल देखने को मिला, क्योंकि ऑलरेडी इस टाइम इंडस्ट्री वो सप्लाई की कमी महसूस कर रही है। और अगर और ये कुछ मीन्स के आज न्यूज थे कि अगर गुजरात राजस्थान में बारिश कम रही तो शायद ये इम्पैक्ट नेक्स्ट सोइंग सीजन में भी आ सकता है। तो इसको एक एक्स्ट्रापोलेट करके आज मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिली। बट मुझे लग रहा है कि जैसे अगर जून के एंड तक भी गुजरात एंड राजस्थान बेल्ट में बारिश हो जाती है तो सोइंग के नंबर्स काफी रिकॉर्ड ब्रेक आएंगे, क्योंकि ये प्राइसेस अगर आप कोस्टिंग निकाले तो 840 से 850 रुपया कपास की प्राइस होती है, जो अभी हाजिर बाजार में 2400 से 2300 चल रहे, मीन्स से कोस्ट से 3 गुना प्राइसेस चल रहे हैं। तो अभी फार्मर्स का पहला प्रेफरेंस कॉटन रह सकता है। तो ये कुछ भी उछाल आए आपको स्पॉट में प्राइसेस 2500 तक देखने को मिले तो मेरे हिसाब से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड है, डेफिनेटली कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। पर जैसे आप मई से जून में एंटर हो गए, एक प्राइस में अच्छा करेक्शन एंड हेल्थी करेक्शन वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ये प्राइस का जो इजाफा है या ये अपसाइड है उसको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। ठीक है। तो कॉटन 43,000 नहीं 44,000 के भी आज पार गया था। ये आपकी स्क्रीन पर ताजा भाव है, आप देख लीजिए। अभी भी करीब करीब 700 रुपए की तेजी है और 43,960 के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। अगला सवाल है जेठा भाई का, गुजरात से जुड़ रहे हैं, पूछिए। किसमें सर? अच्छा, चने में आप जानना चाहते हैं। राजीव जी बताइए चने में क्या होने वाला है आगे? मृत्युंजय जी, चना मैं ट्रैक नहीं कर रहा। ऐसा क्यों सर? मृत्युंजय जी, फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं हो रहा, इसलिए शायद हम अभी हम अच्छा ठीक है, ठीक है। आपका व्यू रवि जी? चना वैसे देखे तो थोड़ा हमारा स्पॉट मार्केट में बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा ट्रेक कर रहा हूँ। अगर हाजिर बाजार की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी चना में जो अराइवल्स का प्रेशर था वो खत्म हुआ देखने को मिल रहा है। और आगे जाके जैसे भी हम फेस्टिविटी के साइड जाएंगे तो आपको एक जुलाई से लेकर अगस्त तक का पीरियड में एक अच्छी रैली चना में ड्यू है। साथ में जो पल्सेस के प्राइसेस है ड्यू टू दिस एमएसपी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से जो दूसरे एग्रीकल्चर कमोडिटीज के प्राइस है उससे पल्सेस के प्राइसेस काफी नीचे रहे। तो चना में मुझे लग रहा है कि आगे जाके आपको अगर 2 से 3 महीना आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये प्राइस अट्रैक्टिव प्राइस है। अभी स्पॉट मार्केट में 4900 से लेकर 5100 तक के प्राइसेस में
चना मिल रहा है यहाँ पे, तो आप वहां पे बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है चना में 6200 तक के लेवल आपको अगस्त तक दिख जाएगा। तो ये जो भी गिरावट है या कंसोलिडेशन है, इसके एक अपॉर्चुनिटी के दौर पे आपको देखना चाहिए, और मुझे लग रहा है हेल्थी अपसाइड आपको अगस्त महीने तक देखने को मिल सकती है। ठीक है, ओके। आशीष हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए आशीष जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। पूछ रहा था सोया तेल पर सर की आगे तेजी रहेगी ना, बाजार स्टेबल रहेगा? और सर टर्मरिक के दाम जैसे सर बढ़े थे फिर तो गिर गए, आपके आगे क्या पोजीशन है सर? बाई करना चाहिए ना या होल्ड करना चाहिए सर? सोया तेल और टर्मरिक, अब देखिए सोया तेल मतलब एडिबल ऑयल को लेकर तो सरकार बहुत एक्शन में है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है। आज भी खबर आई है, हमने खबर चलाई कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई जगहों पर तय मात्रा से ज़्यादा स्टॉक बरामद किया गया है, पकड़ा गया है। तो सरकार की नज़र तो है ही उस पर। और दूसरा सवाल आपका टर्मरिक के ऊपर था, तो बताइए राजीव जी, सोया तेल और टर्मरिक के प्राइस में अब क्या होने वाला है? मृत्युंजय जी, सोया तेल का तो उत्तर शायद कुंवर जी देंगे। टर्मरिक के बारे में मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। टर्मरिक में मुझे मृत्युंजय जी लगता है कि बाजार जो है थोड़ा करेक्टिव मोड में नीचे आ रहा है, थोड़ा करेक्शन और नीचे आ सकता है। इसको खरीद के चल सकते हैं। टर्मरिक को अराउंड 9100 के आसपास अगर आता है तो पोजिशनली इसमें बाय किया जा सकता है। अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मृत्युंजय जी मैं, और इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 8700 का। और फिर से मैं समझता हूँ कि बाजार जो है 9500-9600 तक के रेट दिखा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से, पूछिए कैलाश जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, मैंने कॉपर के मेगा लॉट बेच रखे 796 रुपए 25 पैसे में, करंट कॉन्ट्रैक्ट ये क्या करना चाहिए? किस भाव पर लिया आपने कॉपर? लिया नहीं सर, सेल कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है। किस भाव पर? 796 रुपए 25 पैसे। अच्छा, 796.25 पे आपने शॉर्ट किया है, मार्केट भी 812 के ऊपर है। तो ओके, चलिए मैं इस पर कॉपर पर जवाब लूंगा, लेकिन पहले रवि जी आप सोया तेल पर जरा बता दें, सोया तेल में क्या अभी ट्रेंड है? हाँ, इंटरनेशनल प्राइसेस देखे तो शायद डोमेस्टिक प्राइसेस एंड इंटरनेशनल प्राइसेस में थोड़ी जब से कॉन्ट्रैक्ट बंद हुए तब से थोड़ी डिस्पैरिटी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़े बढ़ रहे, वहीं डोमेस्टिक प्राइसेस में ड्यू टू दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड रेगुलेशन यहाँ पे प्रेशर बना हुआ है। और साथ में आज जो मॉर्निंग में पाम ऑयल प्रोडक्शन इंडोनेशिया के एंड मलेशिया के जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट के नंबर आए वो भी काफी सराहनीय है। वहां पे जो सप्लाई की दिक्कत थी वो शायद अभी सोल्व हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि डोमेस्टिक फैक्टर वहां पे ज्यादा हावी हो गए। मुझे यहाँ से थोड़ा करेक्शन वहां पे दिख रहा है। मेरे हिसाब से आप अगर सोया ऑयल फिजिकल इंदौर की बात करें तो मेरे हिसाब से वहां से 150 पॉइंट की जो डाउन साइड मूव मीन्स के अभी के प्राइस से 8 से 10% की मूव वहां पे आ सकते हैं। 1350 से 1400 तक के प्राइस पे आपको मीडियम टर्म में दिखने चाहिए। तो कोई भी उछाल मिले तो उसको एक सेलिंग पे अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप देख सकते हैं। अगर आप स्टॉकिस्ट हो तो थोड़ा बहुत माल रिलीज करें, क्योंकि आगे जाके गवर्नमेंट का इंटरवेंशन शायद टाइट होगा। और जो इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट अभी तक सोया ऑयल सीपीओ ले रहा है वहां पे फंडामेंटल थोड़े रिवर्स हो रहे हैं। तो वहां से अगर थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो डोमेस्टिक मार्केट में यहाँ से और बिक वाली का दौर आपको देखने को मिल सकता है। अभी भी कॉपर पर इनका सवाल था कि 796 पे इन्होंने शॉर्ट किया है, मार्केट अभी 812 के ऊपर है, 813 पे है, क्या सुझाव आपका? मृत्युंजय जी, आई थिंक इनका काफी पुराना सौदा है ये, और उसके बाद बाजार एक बार 830 तक के स्तर को ऊपर छूकर अब बाजार थोड़ा नीचे की तरफ करेक्ट कर रहा है। अगर 806 के दाम नीचे में ब्रेक करता है तो काफी अच्छे चांसेस हो सकते हैं इनके प्राइस आने के। 806 के नीचे बाजार को क्लोज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकली। और स्टॉप लॉस के लिए जैसे ऑलरेडी 830 तक का दाम तो ऊपर में देख चुके हैं, तो मैं एडवाइस करूंगा जब भी बाजार 825 के ऊपर क्लोज कर रहा हो तो एक बार अपना स्टॉप लॉस तो मेंटेन करके चलें, क्योंकि अगर 825 के ऊपर क्लोज करता है तो आई थिंक बाजार फिर वहां से 10-15 रुपए का और अपसाइड पुश दिखा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका और रवि दियोरा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।